नमस्कार छात्रों। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था से जनता इंग्लिश स्कूल सायकड़ा से आड़ प्रस्तुत करता मैं श्री गावले एम। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं के सभी छात्रों को प्यार भरा नमन करता हूं और आपका कक्षा 9वीं में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहली जो कविता है चांदनी रात, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं और साथ ही साथ कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो है उनका जो रवैया है, प्रकृति के प्रति जो भाव है, प्रकृति के बारे में जो विचार है, जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, उसके बारे में जानने का हम ज्यादातर प्रयास करेंगे। सबसे पहले कवि का परिचय करा लेंगे। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई। मैथिली शरण गुप्त जी की जो विशेषता है वो खड़ी बोली के कवि है और खड़ी बोली जो कि बोली हिंदी की महत्वपूर्ण बोली भाषा है, उसके महत्वपूर्ण वह कवि है और उनकी कविताओं में मानवीय संवेदना कूट कूट कर भरी होती है। नारी के प्रति तो उनके कविताओं में विशेष महत्व तथा उनके प्रति जो करुणा है वह विशेषतापूर्ण विशेष रूप से दिखाई देती है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, रंग में भंग, राजा प्रजा, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब ये जो चांदनी रात, ये जो कविता है यह पंचवटी खंड काव्य से ली गई और खंड काव्य क्या होता है यह भी जानने का हमें हक है। तो इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है और प्रासंगिक कथाओं को इसमें बिल्कुल भी स्थान नहीं मिलता। मतलब किसी एक घटना का ही वर्णन पूर्ण खंड काव्य में होता है। प्रस्तुत अंश जो है, काव्यांश जो है, चांदनी रात जो है, पंचवटी इसी खंड काव्य से लिया गया है छात्रों। और प्रकृति की छटा का बहुत ही सुंदर रूप हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर किया है। ऐसा कहा जाता है कि जो न देखे रवि वह देखे कवि। हम रोजमर्रा की जो घटनाएं हैं, प्रकृति की जो बदलाव है, प्रकृति की जो परिवर्तन है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि वह रोज की घटनाएं हैं। सूरज उगता है, डूबता है, मतलब उदय होता है, अस्त होता है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी इस खंड काव्य के माध्यम से चांदनी रात, ये जो उसका काव्यांश है, उसके माध्यम से प्रकृति की तरफ बारीकी से देखते हुए हमें भी वह दृष्टिकोण प्राप्त कराने का एक अप्रत्यक्ष संदेश देते हैं। तो चलिए हम कविता की ओर चलते हैं। सबसे पहले कवि पहले चरण में कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु शब्द का अर्थ होता है सुंदर और अवनी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, अंबर का अर्थ होता है आकाश। कवि कहते हैं कि यहां पर चांदनी रात में आकाश में सुंदर सा चंद्रमा बहुत ही शोभायमान दिखाई दे रहा है और उसकी जो किरणें हैं, वो चंचल किरणें जो है वो पानी में झिलमिल झिलमिल करती हुई ऐसा मानो आठखेलिया खेल रही हो, एक खेल खेल रही हो। ऐसा लगता है वह जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। अभी आगे कहते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी
मंद पवन के झोंकों से। पुलक का अर्थ होता है चैतन्य, तृण यानी घास, और तरु यानी वृक्ष। कवि यहाँ पर देखिए प्रकृति का कितना बारीकी से निरीक्षण करते हैं, कितना बारीकी से परीक्षण करते हैं, और इतनी छोटी छोटी घटनाओं की तरफ भी विशाल दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण रखकर हमें बताना चाहते हैं, हमें एक अलग दृष्टिकोण देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि देखिए इस अवसर पर, मतलब रात के, चांदनी रात के इस शोभायमान अवसर पर पृथ्वी बड़ी ही प्रसन्न है। वो अपनी इस प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। कैसे प्रकट कर रही है? कहती है, कवि आगे कहते हैं कि इस धरती पर जो घास, हरी भरी घास जो उगी हुई है, उसके नोकों से वह खुशी प्रकट कर रही है, वह आनंद प्रकट कर रही है। और मानो ये जो मंद हवा के जो झोंके हैं, मंद पवन के जो झोंके हैं, उन झोंकों से वृक्ष भी मानो झूम रहे हैं, मानो नृत्य कर रहे हैं। कवि का ये विशाल जो दृष्टिकोण है और प्रकृति के प्रति जो नजरिया है, वह यहाँ पर हमारे सामने आता है। कवि अगले चरण में कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। यहाँ पर निस्तब्ध का अर्थ है स्थिर, निरानंद मतलब जिसको आनंद ना हो, उदास। कवि कहते हैं कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में यह रात निखरी हुई है, और बहुत ही गजब की रात है, निर्मल रात है, और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई शोर नहीं है, शोर शराबा नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद स्वच्छंद गंध फैली हुई है, और इस गंध के कारण, इस निस्तब्ध निशा के कारण, इस चांदनी रात के कारण, इस स्वच्छ चांदनी के कारण ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जिसको आनंद ना हुआ हो, जो निरानंद हो। मतलब कवि का तात्पर्य है, सभी दिशाएं पुलकित हो उठी है, सभी दिशाएं प्रसन्न हो उठी है, सभी दिशाएं आनंदमय हो गई है, चेतनामय हो गई है, और इतना विलोभनीय वर्णन वह कर रहे हैं। कवि आगे जाकर कहते हैं, बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, इतने शांत और चुपचाप। यहाँ पर कार्यकलाप का अर्थ होता है गतिविधि, और नियति का अर्थ है नसीब। नटी मतलब अभिनेत्री। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि इस नटी की, मतलब इस अभिनेत्री, मतलब प्रकृति रूपी अभिनेत्री की कोई भी गतिविधि, कोई भी क्रियाकलाप बंद नहीं है। सारे क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रीति से शुरू है, और विशेषता यह है कि कितने एकांत भाव से यह सब शुरू है, कितने शांत और कितनी चुपचाप। कवि की सोच पर जरा गौर कीजिए। शांति और यहाँ पर एकांत भाव की तरफ भी हमें हमारा ध्यान वो खींचना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा का अर्थ होता है धरती, और मोती से कवि का तात्पर्य है चांदनी रूपी मोती। जब सब लोग सो जाते हैं तो ये चांदनी रूपी मोती ये धरती बिखेर देती है। कवि आगे कहते हैं, सुबह होने पर क्या होता है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जैसे ही सवेरा होता है, वह सब सूर्य बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, अपने पास ले लेता है।
अब देखिए ये जो घटना है ये हर रोज हम देखते हैं, लेकिन कवि की दृष्टि से नहीं। हम साधारण दृष्टि से अरे ये तो हर रोज होता है, लेकिन कवि की दृष्टि देखिए, यहाँ पर जो भी घटनाएं हो रही है वो उसका बारीकी से निरीक्षण करके परीक्षण करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ये जो चांदनी रूपी मोती है, सवेरा होने पर रवि सब कुछ इकट्ठा कर लेता है। मतलब जैसे देखिए हम भी देखते हैं ये घटना, हर रोज देखते हैं। रात में तारे टिमटिमाते रहते हैं और जैसे ही सूरज की किरणें आते हैं, जैसे ही सूरज का प्रकाश आता है, तो वह तारे जो हैं वो गायब हो जाते हैं। तो प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते। लेकिन कवि हमें यहाँ पर अलग दृष्टि से देखने की सोच हमारे इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। हाँ मतलब कृष्ण वर्ण है, कालिमा फैल जाती है सभी तरफ। और विरामदायिनी का अर्थ होता है विश्राम देने वाली। और रवि क्या करता है, यह सब कुछ बटोरे हुए मोती विरामदायिनी मतलब शाम को दे जाता है, संध्या को दे जाता है, और संध्या का फिर से एक बार नया रूप हमारे सामने छलकाता है। ये विशाल दृष्टि है कवि, और ये सब पंचवटी महाकाव्य से अ, हमें एक अंश लिया गया है। देखिए ये जो पंचवटी स्थान है, वो नासिक में है, हम सबको पता है। जहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता ने 14 सालों तक वास किया था, निवास किया था, वनवास में रहे थे। ये जो काल है ये इन्होंने यहाँ पर बिताया था, और बहुत सारी घटनाएँ यहाँ पर घटित हुई। कवि आगे जाकर वह भी वर्णन करते हैं। कवि कवि कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। 5 वटों का जो समूह है, वहाँ पर एक पर्णकुटी बनी है। पर्णकुटीर सब घास-फूस से बनी एक झोपड़ी है, और उसके सामने स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। और उसके सामने कौन बैठा हुआ है? कौन है? लक्ष्मण, जो पहरा दे रहे हैं। उस कुटिया के सामने पहरा दे रहे हैं, और वो निर्भीक है, निडर है, दृढ़ निश्चयी है, धीर वीर है। कर्णकुटी के सामने ही बैठकर वो पहरा दे रहे हैं। लेकिन कवि आगे कहते हैं, ये कौन धनुर्धारी है? हमारे सामने प्रश्न रख रहे हैं, ये कौन धनुर्धारी है? जब सारा संसार, सारी दुनिया सो रही है और ये अकेले जाग रहे हैं। कौन है? जाग रहा ये कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। सारा संसार सो रहा है और ये अकेले जाग रहे हैं धनुष लेकर, पहरा दे रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। और ये कोई गृहस्थी है, जो गृहस्थी है, संसारी व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर एक सन्यासी जैसा रह रहा है, एक योगी जैसा रह रहा है, एक साधु जैसा जीवन बिता रहा है। तो कौन है? कुसुमामत मतलब गृहस्थी, योगी का अर्थ होता है सन्यासी। कि यहाँ पर कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि पंचवटी इस महाकाव्य से, रामायण में घटित एक छोटी-सी घटना है, लेकिन जिस रात का उस रात का वर्णन कवि हमारे सामने कर रहे हैं, जिस रात में तब अकेले लक्ष्मण पर्णकुटी के बाहर पहरा दे रहे हैं। कोई नहीं है, सब सोए हुए हैं, जंगल है, अकेले हैं, पहरा दे रहे हैं, और उस मनोहारी रात का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। इस कविता के ऊपर
कुछ कृतियाँ भी हैं, उस उन कृतियों को भी हम जाँचने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली जो कृति है, कवि ने जो वर्णन किया है इस कविता में, उसके ऊपर आधारित जो है प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। प्रश्न पूछा गया है, कृति पूछी गई है, चाँदनी रात की विशेषताएँ बताइए। कौन-कौन सी विशेषताएँ? वैसे तो 7-8 विशेषताएँ, लेकिन 3-4 हम यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। ये स्वच्छ है। दूसरे तो ये जो है, इस यहाँ पर खेलती किरणें हैं, मनोहारी और चैतन्यमयी रात है, और अवनी के तल में यह चाँदनी रात खेल रही है और ये स्वच्छंद दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्रकृति का वर्णन करने का प्रयास कवि करते हैं, हमारे सामने रखने का। दूसरी भी और कृतियाँ हमारे सामने आ सकती हैं। आकृति पूर्ण कीजिए, जैसे कि इस प्रकार की आकृति दी जाएगी और आपको उम, उसका जो उसके संबंधित जो शब्द है वह एक-एक करके आपको लिखने होंगे। इसके लिए 2 अंक भी होते हैं परीक्षा में, ध्यान में रखिए। तारों के उदित हो और अस्त की कल्पना के बारे में आपको लिखना है। पंचवटी की 2 चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, 2 चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पर। देखिए छात्रों, आपने गौर से इस पाठ को सुना, बहुत अच्छे तरह से समझा, और कवि की भावना को, कवि के विचारों को, कवि के प्रकृति के बारे में विचारों को, सोच को, दृष्टिकोण को आपने जाना, समझा, पहचाना और इसका आकलन किया। उसके लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँ पर रुकते हैं। जय हिंद।